नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में दायित्वधारियों को लेकर बड़ी खबर है। अगले 24 घंटे में दायित्वधारियों की लिस्ट जारी हो सकती है। 5वीं बार दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होगी। कुछ विधायकों को लिस्ट में लॉटरी खुल सकती है, वहीं वन विकास जैसे निगमों में भी दायित्व मिल सकता है। लंबे समय से इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी और अब फाइनली बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटे के अंदर नई लिस्ट जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए युवाओं के कौशल विकास और अधिकतम स्वरोजगार अवसरों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सेब की अति सघन बागवानी, कीवी और हनी मिशन की भी समीक्षा की। सीएम ने किसानों से संबंधित भुगतान का समय पर देने का सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बागवानी और मधुमक्खी पालन में बेहतर काम कर रहे राज्यों के अध्ययन के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीमें भेजने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें 18 कृषि और कृषि कल्याण से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष 25 और उत्पाद जीआई टैग के लिए चिन्हित किए जाएंगे। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित इस प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट में राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की सामूहिक सफलता बताते हुए कहा कि इससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और उत्तराखंड को एविएशन और हेली टूरिज्म हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों की यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। पहले मंत्रियों को प्रति माह 60,000 रुपए यात्रा खर्च के रूप में मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया है। इसके लिए सचिव गोपन शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। नया आदेश कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह संशोधन कार्यगत आवश्यकताओं और बढ़े हुए खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस फैसले के बाद मंत्रियों का मासिक यात्रा भत्ता 30,000 रुपए बढ़ गया है और 90,000 हो गया है। उत्तराखंड में तीर्थाटन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जहां कई राज्यों में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क तीर्थ योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं उत्तराखंड का सहकारिता विभाग अब लोन के जरिए तीर्थ यात्रा कराने की योजना पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरीश रावत सरकार के समय शुरू हुई मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना में बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती थी। बाद में बीजेपी सरकार ने इसे कुछ बदलावों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृप्रति तीर्थाटन योजना के नाम से जारी रखा। लेकिन अब सहकारिता विभाग इसे नए रूप में देश भर के तीर्थ स्थलों के लिए लागू करने की तैयारी में है। इस बार योजना में निःशुल्क यात्रा नहीं बल्कि कम ब्याज पर लोन देकर तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव है। सहकारिता मंत्री का कहना है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो तीर्थ यात्रा पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास तात्कालिक पैसा नहीं होता। विभाग 2% ब्याज दर पर लोन देने की बात कह रहा है। एक तो हम तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनको कम ब्याज पे जो है ऋण दिया जाएगा, ताकि कई गरीब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो राज्य अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता है, तो उस राज्य का यही हश्र। जब हमारे पास अवसर था तो हमने बुजुर्गों के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी चलाई। हमने बुजुर्गों के लिए गाड़ियों में सरकारी बसों में फ्री यात्रा का भी किया। आवासों में भी उनको कंसेशनल रेट पर गेस्ट हाउसेज में प्रवास, ताकि वो घूम सकें राज्य भर में। आम जनता भी इस योजना को लेकर उलझन में। लोगों का कहना है कि अगर तीर्थ यात्रा के लिए पैसा नहीं है तो वो लोन कैसे चुकाएंगे।
पर लोन लेकर के फिर उसको रिटर्न करना है, यात्रा करने का फायदा ही क्या हुआ? ये कोई वो नहीं है गवर्नमेंट का, ये गलत है, ये मैं तो इसको सही नहीं मानूं। कई राज्यों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थाटन योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड की ये लोन आधारित तीर्थ यात्रा योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह के तहत ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गामल मंडल द्वारा ब्लैक कैंट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री जोशी ने निजी संस्था के सहयोग से बच्चों को ब्लैंकेट वितरित किए, जिस पर छात्रों ने थैंक यू मंत्री जी कहकर आभार जताया। मंत्री ने कहा कि सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मसूरी विधानसभा के 98 विद्यालयों में कुर्सी मेज उपलब्ध कराई जा चुकी है और जल्द ही विद्यालय को कक्षा 10 तक उच्चीकृत किया जाएगा। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। अपना स्थान ग्रहण करेंगे श्रीमती राजेंद्र कौर। इस विचार को लेकर हम काम करते हैं कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। और मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने गरीब को जिया है। कोटद्वार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और एक व्यापारी के बीच दुकान के नाम को लेकर बड़ी बहस हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बीते 26 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता कोटद्वार के पटेल मार्ग पर अचानक बाबा कलेक्शन में पहुंचे और दुकान के नाम को बदलने को लेकर दबाव बनाते दिखे, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर ही तमाशा हो गया और मामला पुलिस तक पहुंचा दिया गया, जहां दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमल पाल और दीपक सिंह के साथ ही विजय रावत के खिलाफ जांच चल रही है। देहरादून के विकास नगर में कश्मीरी युवक पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक पर दुकानदार ने हमला कर दिया था। हमले में 18 साल का कश्मीरी युवक पूरी तरह जख्मी हो गया, जिसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कश्मीरी युवक शॉल बेचने का काम करने वाले अपने पिता की मदद कर रहा था। उसी दौरान संजय यादव और एक अन्य ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय यादव और एक अन्य पर केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने आपकी मदद की वहाँ पर? हाँ जी, बहुत सारे हिंदू भी थे, हिंदू हमारी बहनें भी थी, मुसलमान भी थे, बहुत सारे थे हमारे। जैसे वो अंदर गया, डंडा लाया इतना मोटा, और एक ने मुझे साइड में पकड़ के बोला तुम साइड में रहो, ये साइड में रहो, वो बोल रहे हैं। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टास लगाए, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता। वहाँ पर कासूनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी CCTV फुटेज, अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में यात्रियों और स्थानीय युवकों के बीच गाड़ी ओवरटेक को लेकर विवाद संघर्ष में बदल गया और देखते ही देखते बीच सड़क पर मारपीट होने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल फरासू डैम साइड के पास दिल्ली नंबर की कार पर सवार युवकों ने गलत तरीके से ओवरटेक किया। वहीं जब इसका विरोध किया गया तो कार सवार युवकों ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोग और यात्री आमने सामने हो गए।
स्थानीय युवकों का कहना है कि कार सवार युवकों ने उन पर लाठी डंडे से वार किया, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोग बाजार चौकी पहुंचे और युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माहौल ज्यादा गर्म होता देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। वहीं पुलिस ने यात्रियों को हिरासत में लिया है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने गुरुवार को अगले 90 दिनों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस रोड मैप के तहत 16 फरवरी से राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल के आवास का घेराव किया जाएगा, जनसभाएं होंगी, धरना प्रदर्शन और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान शामिल किए गए हैं। कांग्रेस की रणनीति हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला अध्यक्षों के कैंप और उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी तथा पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से हुई बैठक के बाद इस पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है। पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद अहम मानते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का प्लान तैयार कर चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर हम एक जन जागरण करेंगे, रैलियां करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि प्रदेश की सरकार को जगाने का काम कराएंगे, हिलाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत की है। इस दौरान वाणिज्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जाएं और वहां पर ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की संभावना के साथ कमियों को भी देखें और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इस दिशा में आगे की तरफ काम बढ़ाया जाए। साथ ही इस दौरान ऑर्गेनिक खेती के लिए गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने पर भी बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और बताया कि ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को लेकर सांसद अनिल बलूनी और अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत हुई है। हमारे जो पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली के जो क्षेत्र है वो अगर ऑर्गेनिक हो जाएंगे तो उससे जो हमारे उत्पाद हैं उनकी अच्छी कीमत हमको मिल पाएगी, हमारे किसानों का बहुत वेलफेयर हो पाएगा। तो इसको लेकर आज एक बहुत बड़ी बैठक की जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और उसमें गढ़वाल लोकसभा में कैसे हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें, कैसे नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें और वहाँ जो हमारे किसान हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके कि हमारे प्रोडक्टों को हम विदेश भी भेज सके और उसकी अच्छी कीमत भी मिल सके। तो माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से पूरी बैठक भी की है और उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत गढ़वाल लोकसभा में जाके उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और जो जो कमियां वहां पर होंगी इसको लेकर उनको पूरा करके कागजी कार्रवाई करके गढ़वाल लोकसभा के अधिकांश हिस्सों को ऑर्गेनिक घोषित किया जा सके, इसके लिए कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन न देने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने 16 जनवरी 2026 को पेंशन दिए जाने पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने इस पूरे मसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारियों के वर्क चार्ज सेवा को पेंशन और अन्य देय में खत्म कर दिया गया था। 20, 21, 22 में ये लोग रिटायर हो गए थे। ये लोगों का कहना था कि हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ी गई है वो विभाग द्वारा ही जोड़ी गई थी और विभाग ने ही हमको प्रेम सिंह के जजमेंट से हमको लाभ दिया था। उसी के आधार पर हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट दिए गए थे, जो कि अब वापस लेना उचित नहीं है।
नैनीताल के धारी में एक और गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अब तक वन विभाग ने कुल 4 गुलदार धारी और उखलकांडा से पकड़े हैं और सभी को हल्द्वानी के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इसमें से आदमखोर गुलदार कौन सा है। वन विभाग का कहना है कि गुलदार का डीएनए लिया जाएगा, तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को उत्तराखंड सरकार हर हाल में इसी साल शुरू करना चाह रही है। कॉलेज को मान्यता मिल सके, इसके लिए बाकायदा कवायदे भी तेज होने लगी हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। 65 करोड़ की लागत से बना बेस हॉस्पिटल भले ही कभी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन ये इमारत पहले ही मेडिकल कॉलेज के अधीन हो चुकी है। यही नहीं, चंडाक में भी 750 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की दर्जनों बिल्डिंगें बन रही हैं। बावजूद इसके बात नहीं बनती देख अब जिला और महिला हॉस्पिटल को भी मेडिकल कॉलेज में शामिल किया जा रहा है। इन दोनों अस्पतालों का मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी मेडिकल एजुकेशन में तब्दील हो गया है। अभी ये आदेश आया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज के अधीन कर दिया गया है, और क्योंकि हम लोग ANMC में अप्लाई करने जा रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज के लिए जितनी सीटें रिक्वायर्ड हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल मिलकर हमारी पूरी हो जाएंगी। असल में साल इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी MCI की टीम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेगी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के जरूरी मरीजों की संख्या जिला और महिला हॉस्पिटल की मदद से जुटाई जाएगी। यही नहीं, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरतें भी इन दोनों हॉस्पिटल की मदद से ही पूरी हो सकेंगी। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिला और महिला हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में शामिल होने से इनकी सूरत भी बदल सकती है। मेडिकल कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो तमाम इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट आते हैं, एडवांस CT MRI और अल्ट्रासाउंड ये सब आते हैं और सीनियर फैकल्टी ज्वाइन करते हैं, तो इससे क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा होता है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार भी विधानसभा चुनाव से पहले कॉलेज को हर हाल में शुरू करना चाह रही है, लेकिन जरूरी सुविधाएं जुटाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी मेडिकल कॉलेज के 90% पद खाली पड़े हैं। ऐसे में अब कोशिश ये है कि मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए ताकि स्टाफ की कमी भी समय के साथ दूर हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन प्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही गौमाता की महत्ता पर आधारित फीचर फिल्म गोदान सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। देहरादून में धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने फिल्म का टीजर और पोस्टर लॉन्च किया। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग 1 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखी गई है, जबकि इसका देश भर में प्रदर्शन 6 फरवरी को से होगा। उत्तराखंड की वादियों में भी फिल्म की शूटिंग हुई है। निर्देशक विनोद चौधरी के अनुसार फिल्म को वैज्ञानिक नजरिए के साथ सामाजिक संदेश देने के लिए बनाया गया है। लॉन्च के दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि गौहत्या में शामिल लोग भी इस फिल्म से प्रेरित होकर परिवर्तन महसूस करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, गौशालाएं बना रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं और ये फिल्म भी हमको प्रेरणा देगी। इसको और हम तेजी से करेंगे। ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपसे सहयोग मांगा जा रहा है।